नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल और आदिकाल में हम रासो साहित्य पढ़ रहे थे। रासो साहित्य में हमने विश्वदेव रासो और कुमार रासो को पढ़ लिया। आज तीसरा जो रासो ग्रंथ है उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है परमाल रासो। परमाल रासो। सबसे पहले बात करते हैं इसके रचनाकार की। तो परमाल रासो की रचना करने वाले थे वो थे जगनीक। कौन थे? तो जगनीक थे। फिर बात करते हैं इनके समय की। तो इनका जो समय था यानी रचना का जो समय था वो था 1230 विक्रमी संवत था। क्या था? विक्रमी संवत था, अर्थात 1173 ईस्वी। ठीक। अब बात करेंगे हम इसके कथानक यानी इसमें किसका वर्णन है उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इस रचना में कालिंजर के शासक परमर्दी देव अर्थात परमाल के दो वीर सरदारों आला व उद्दल की वीरता का चित्रण है। ये दोनों वीर महोबा के रहने वाले थे। ठीक। इसके बाद और बात करते हैं हम इस रचना का सबसे पहले प्रकाशन सबसे पहले प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आल्हा खंड के नाम से करवाया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है? इसके बाद वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके पश्चात 1920 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो के नाम से
नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा या काशी से प्रकाशन करवाया। ठीक। परमाल रासो को पृथ्वीराज रासो का एक भाग माना जाता है। ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे इसके विशेष तथ्य की। इसकी बात करते हैं। इसमें विशेष तथ्य क्या है? विशेष तथ्य, तो विशेष तथ्य क्या है वो अगर हम बात करें तो वो है इस रचना में बनाफरों की 52 लड़ाइयों का यानी युद्धों का वर्णन है। है। ठीक। यह गेय व मुक्तक रचना है। यह छत्तीसगढ़ी की उपबोली है। उपबोली बनाफरी में रचित है। छत्तीसगढ़ी की उपबोली बनाफरी में रचित है। ठीक। वीरता के भावों को व्यक्त करने वाली निम्नलिखित पंक्तियां परमाल रासो की है। वो पंक्तियां कौन कौन सी है तो देखिए वो पंक्तियां। वो पंक्ति है 12 बरस लो कुकुर जिए तेरे लो सियार बरस 18 है छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ठीक। ये पंक्ति किसकी है? ये परमाल रासो की पंक्ति है। क्या है? 12 बरस लो कुकर जिए 13 लो सियार बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इसके बाद आचार्य प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे
अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। इसके पद बुंदेलखंड, महोबा, बेसवाड़ा के आसपास वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। ठीक, ये था अपना प्रमाल रासो। एक बार इनका दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। क्या आज हमने पढ़ा है? हम पढ़ रहे हैं प्रमाल रासो। प्रमाल रासो के जो रचनाकार हैं वो जगनीक हैं, जिनका समय यानी प्रमाल रासो की रचना का जो समय है वह 1230 विक्रमी संवत अर्थात 1173 ईस्वी। इसका कथानक क्या है? इस रचना में कालिंजर के जो शासक है परमर्दी देव यानी प्रमाल के दो वीर सरदारों आला और उद्दल की वीरता का चित्रण है। ये दोनों वीर महोबा के रहने वाले थे। इसके बाद बात करते हैं, इस रचना का सबसे पहले जो प्रकाशन है वो फरुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आल्हा खंड के नाम से प्रकाशित करवाया था। इसके बाद वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। इसके पश्चात हम बात करते हैं तो 1920 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमार रासो के नाम से नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशन करवाया। परमार रासो को पृथ्वीराज रासो का ही एक भाग माना जाता है। विशेष तथ्य क्या है? इस रचना में बनाफरों की 52 लड़ाइयों यानी युद्धों का वर्णन है। यह गेय या वह मुक्तक रचना है। यह छत्तीसगढ़ी की उपबोली बनाफरी में रचित है। वीरता के भावों को व्यक्त करने वाली इनकी निम्नलिखित पंक्तियां परमार रासो की क्या है कि 12 वर्ष लो कुकुर जिए, 13 लो सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिकार। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। क्या माना है? अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। ठीक, इसके बाद बुंदेलखंड, महोबा और बेसवाड़ा के आसपास वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। यह था अपना प्रमाल रासो। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो। चौथा जो है रासो ग्रंथ वो हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वीराज रासो। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? पृथ्वीराज रासो। ठीक, पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन है? तो रचनाकार हैं चंद्र बरदाई, जिसे चंद्र बरदाई भी कहा जाता है। समय है 1193 ईस्वी। ठीक, अब बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी? चंद्र बरदाई या चंद्र बरदाई की जन्म की, यानी चंद्र बरदाई के बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। चंद्र बरदाई, तो चंद्र बरदाई का जन्म है वो कब हुआ था? जन्म 1168 ईस्वी में। और स्थान कौन सा था? स्थान था लाहौर। जाति कौन सी थी इनकी? जाति थी भाट जाति की जगाता नामक गोत्र से। जगाता नामक गोत्र। ठीक, ये तो था चंद्र बरदाई का जन्म। अब हम पृथ्वीराज रासो से पहले हम एक कथन आता है कि एक ऐसी मान्यता है कि पृथ्वीराज चौहान व चंद्र बरदाई
बरदाई के जन्म व निधन की तिथियां एक समान है, एक समान है। ठीक। और इसके संदर्भ में एक पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है, क्या है? इस संदर्भ में पृथ्वीराज रासो की निम्नलिखित पंक्ति प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत की जाती है। वो कौन सी है? वो पंक्ति है, एक थल जन्म हम एक थल मरण, ये इनकी पंक्ति है। ठीक। अब बात करते हैं आगे हम पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा चंद बरदाई को प्रथम महाकवि माना है। ठीक। पृथ्वीराज रासो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा चंद बरदाई को प्रथम महाकवि माना है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो में क्या है। पृथ्वीराज रासो में कुल सरग कितने हैं? तो 69 है, यानी 69 है, जिन्हें सम्य भी कहा जाता है। अब देखिए इसकी विशेष बात क्या है। इसके 61 सरग चंद बरदाई ने, इसके 61 सरग चंद्र बरदाई ने लिखे वह बाकी 8 सरग जलहण ने लिखे, यानी इसे पूरा जलहण ने किया था। किसने किया था? जलहण ने किया। इसे पूरा किसने किया था? तो जलहण ने किया था। इस बारे में पृथ्वीराज रासो की निम्नलिखित पंक्ति प्रमाण है। ठीक। वो कौन सी है? देखिए पुस्तक जलन हथ दे
चलिए गजनी नृप काव्य, गजनी नृप काज, ये पंक्तियां क्या प्रमाण स्वरूप है। इस रचना के बारे में, इस रचना के बारे में सबसे पहले जानकारी कर्नल जेम्स टोड ने द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 ईस्वी में दी। ठीक, अब बात हम करेंगे आगे इसकी। वर्तमान में पृथ्वीराज रासो की पृथ्वीराज रासो की निम्नलिखित 4 संस्करण उपलब्ध हैं। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है वृहद रूपांतरण। ठीक, इसमें क्या है, कुल 16,306 छंद हैं। ठीक, और 69 समय है। इसकी प्रति उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक, दूसरा कौन सा है? दूसरा मध्यम रूपांतरण। कौन सा है? मध्यम रूपांतरण। इसमें कुल छंद कितने हैं? कुल छंद 7,000 छंद हैं। ठीक, समय नहीं बताया गया इसमें। और इसकी प्रति है वो कहाँ है? इसकी प्रति बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक, अब तीसरा रूपांतरण कौन सा था? तीसरा, जिसे क्या कहा गया? लघु रूपांतरण। लघु रूपांतरण में छंद कितने हैं? तो कुल 3500 छंद हैं और 19 समय हैं। ठीक, और इसकी प्रति बीकानेर व अबोहर संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक,
अब आता है चौथा और अंतिम। चौथा कौन सा है? लघुत्तम रूपांतरण। लघुत्तम रूपांतरण में कुल छंद कितने हैं? कुल 1300 छंद है। 1300 छंद है। समय दिया नहीं है। ठीक। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी को मूल पृथ्वीराज रासो माना है। ये थे इसके 4 रूपांतरण, वृहद, मध्यम, लघु और लघुत्तम रूपांतरण। अब आगे बढ़ते हैं इसके हम। तो इसका नायक कौन है? तो अब बात करते हैं हम पृथ्वीराज रासो के नायक की। तो नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान है। कौन है? पृथ्वीराज चौहान। कौन है? पृथ्वीराज चौहान है। ठीक। और पृथ्वीराज चौहान कौन सा है? तृतीय है। और ये कहाँ का शासक था? ये था अजमेर के चौहान वंशीय शासक था। कौन था ये? अजमेर के चौहान वंशीय शासक था। ठीक। अब इसकी नायक श्रेणी कौन सी है? तो ये कौन सी श्रेणी में आता है? ये आता है धीरोदात्त श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में आता है ये? धीरोदात्त श्रेणी का नायक है। धीरोदात्त श्रेणी का नायक था ये। ठीक। आजकल ये ऐसे प्रश्न आने लगे कि पृथ्वीराज चौहान वो कैसी श्रेणी के नायक थे? तो धीरोदात्त श्रेणी के नायक थे। अब बात करते हैं नायिका की। तो नायिका कौन थी? तो नायिका थी संयोगिता। कौन थी? संयोगिता। और संयोगिता कौन सी श्रेणी की नायिका थी? तो संयोगिता वो मुग्धा श्रेणी की नायिका थी। कौन सी श्रेणी की नायिका थी? मुग्धा श्रेणी की नायिका। ठीक। अब बात करते हैं हम सबसे बड़े सम्य की, यानी पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सम्य कौन सा था? बड़ा सम्य जिसे सर्ग भी कहा जाता है, कौन सा था? वो था कन्वज युद्ध। कन्वज युद्ध। और सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा समय या सरग, तो वो कौन सा था? वो था पद्मावती समय। कौन सा था? पद्मावती समय। ठीक। अब बात करते हैं आगे इसकी भाषा की बात करते हैं। तो इसकी भाषा कैसी थी? इसकी भाषा के संदर्भ में, इसकी भाषा के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि युद्धों के चित्रण में डिंगल तथा श्रृंगारिक
श्रृंगारिक श्रृंगारिक वर्णन में वह प्रकृति चित्रण में पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रधानता पिंगल शैली की है। अतः इसकी भाषा पिंगल ही, इसकी भाषा क्या मानी जाती है? पिंगल ही माननी चाहिए, पिंगल ही माननी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं इसमें छंद कौन कौन से प्रयोग हुए हैं। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज रासों में 68 तरह के छंदों प्रयोग किया गया है, जिनमें छप्पे, त्रोटक, फिर तोटक, चौपाई, दोहा छंदों की प्रमुखता है। फिर बात करते हैं हम किसकी? छपे छंद चंद बरदाई को प्रिय छंद था। छपे छंद चंद बरदाई का प्रिय छंद था। इसलिए डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद बरदाई को छपे छंद का राजा अर्थात बादशाह कहा। ठीक, इसके बाद अगर बात करते हैं पृथ्वीराज रासों को क्या कहा जाता है? छंद विविधता के कारण शुक्ल ने पृथ्वीराज रासों को छंदों का अजायब घर
कहा है अजायब घर कहा है। ठीक, ये आ गया पृथ्वीराज रासो के बारे में। और बाकी जो बचा है पृथ्वीराज रासो के बारे में, हम उसकी प्रमाणिकता पृथ्वीराज रासो में किसका वर्णन किया गया, किसने इसका अनुवाद किया, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो आज तक पढ़ा था, अब तक जो पढ़ा है उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या आज हमने पढ़ा है। तो देखिए, परमार रासो को सबसे पहले हमने पढ़ा। परमार रासो का रचनाकार जगनीक है। समय 1230 विक्रमी संवत यानी 1173 ईस्वी। कथानक, इस रचना में कालिंदर के शासक परमर्दिदेव परमाल के दो वीर सरदारों आला व उदल की वीरता का चित्रण है। ये दोनों वीर महोबा के रहने वाले थे। इस रचना का सबसे पहले जो प्रकाशन फरुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स लिटन ने 1865 ईस्वी में आलाखंड के नाम से करवाया था। ठीक, इसके बाद बात करते हैं। तो इसके बाद वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके पश्चात 1920 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमार रासो के नाम से नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशन करवाया। परमार रासो को पृथ्वीराज रासो का ही एक भाग माना जाता है। विशेष तथ्य है इस रचना में बनाफरों की 52 लड़ाई यानी युद्धों का वर्णन है। यह गेय व मुक्तक रचना है। यह छत्तीसगढ़ी की बोली बनाफरी की में रचित है। वीरता के भावों को व्यक्त करने वाली निम्नलिखित पंक्तियां परमाल रासो की है। कौन से? 12 वर्ष लो कुकुर जिए, 13 लो सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिकार। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। इसके पंथ बुंदेलखंड, महोबा, बेसवाड़ा के आसपास वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। फिर पढ़ा हमने पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्र बरदाई या चंद बरदाई से चंद बरदाई भी कहा जाता है, चंद बरदाई। ठीक, समय 1193 ईस्वी था। चंद्र बरदाई के बारे में बात करते हैं। तो चंद्र बरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में स्थान लाहौर, जाति कौन सी थी? भाट जाति के जगाता नामक गोत्र में हुआ। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वीराज चौहान व चंद्र बरदाई के जन्म व निधन की तिथियां एक समान है। इस संदर्भ में पृथ्वीराज रासो की निम्नलिखित पंक्ति प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत की जाती है। वो कौन से? एक थल जन्म, एक थल मरण। पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा चंद्र बरदाई को प्रथम महाकवि माना है। कुल सर्ग 69 है। इसके 61 सर्ग चंद्र बरदाई ने लिखे, बाकी 8 सर्ग जल्हड़ ने लिखे। इसे पूरा जल्हड़ ने किया। इस बारे में पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित पंक्ति प्रमाण है। पुस्तक जलन हाथ दे चली गजनी नृप काज। इस रचना के बारे में सबसे पहले जानकारी कर्नल जेम्स टोड ने द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 ईस्वी में दी। वर्तमान में पृथ्वीराज रासो के निम्नलिखित 4 संस्करण हैं। पहला है वृद्ध रूपांतरण, जिनमें कुल छंद 16,306 छंद 69 समय। इसकी प्रति उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। फिर आता है मध्यम रूपांतरण में कुल 7,000 छंद है। इसकी प्रति बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। फिर आता है लघु रूपांतरण, जिसमें 3500 छंद है, 19 समय। इसकी प्रति बीकानेर व अबोहर संग्रहालय में सुरक्षित है। फिर आता है लघुत्तम, जिसे प्रमाणिक माना गया है। कुल 1300 छंद है। दशरथ शर्मा ने इसी को मूल पृथ्वीराज रासो माने हैं। फिर नायक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजमेर के चौहान वंश शासक, धीरोदात श्रेणी का नायक है। नायिका संयोगिता मुग्धा श्रेणी की नायिका है। सबसे बड़ा समय सर्ग कनवज युद्ध है। सबसे छोटा समय यानी सर्ग पद्मावती समय है। इसकी भाषा के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि युद्धों के चित्रण में डिंगल तथा श्रृंगारिक वर्णन में व प्रकृति चित्रण में पिंगल शैली का प्रयोग किया गया। इसमें प्रधानता पिंगल शैली की है, अतः इसकी भाषा पिंगल ही माननी चाहिए। पृथ्वीराज रासो में 68 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया, जिनमें छपे, त्रोटक, वीर, तोटक, चौपाई, दोहा छंदों की प्रमुखता है। छपया छंद चंद्र बरदाई का प्रिय छंद है, इसलिए डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद्र बरदाई को छपया छंद का राजा यानी बादशाह कहा है। छंद विविधता के कारण शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा है। यह था पृथ्वीराज रासो के बारे में और परमाल रासो के बारे में। अगला जो वीडियो आएगा उसमें पृथ्वीराज रासो
पृथ्वीराज रासो के बारे में विशेष जो बातें हैं, विशेष बातें की जाएगी।